अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ किसे कहते हैं? एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने रिलेशन फाइंड किया है किस चीज का? करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का। जो करंट प्रोड्यूस होता है एक वायर में, उसके बारे में, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट उसके बारे में जो रिलेशन निकाला है, जो लॉ बनाया है, उसको हम कहते हैं एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट में फिर बाद में लिखूंगा, चलो अभी लिखूंगा। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट है कि the sum of dot product of magnetic field strength dot product of magnetic field strength and unit length is equal to mu naught times of current. This is the statement of Ampere's law. ठीक है बेटा, इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं कि समेशन, सम लिखा हुआ है, फिर क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट है किस चीज का? मैग्नेटिक फील्ड का और यूनिट लेंथ का। यहां तक क्लियर है? इज इक्वल टू, तो मैंने इक्वल टू लगाया। म्यू नॉट टाइम्स, तो म्यू नॉट मैंने लगाया किस चीज का? करंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पेयर्स लॉ। The sum of magnetic field strength and unit length is equal to mu naught times of current is the statement of Ampere's law. This law is only for this law is valid only for steady current. ठीक है, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्टेडी करंट, या दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। सिमेट्रिकल आप लोग जानते हैं, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के लिए ये लॉ वैलिड है। Point number 3, it is valid for any closed path. It is valid for any closed path. Any closed path के लिए ये लॉ क्या है? वैलिड है। जिस तरह आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा है, गॉस लॉ आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो एग्जैक्टली उसी तरह ये भी है। ठीक है, और एक चीज हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, एम्पेरियन लूप। जिस तरह हमने यूज किया है गॉसियन सरफेस, एम्पेरियन लूप क्या है? एक इमेजिनरी लूप है। अपना कंसेप्ट क्लियर करें बेटा इस पर। इमेजिनरी लूप है जिसपे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करें। क्या मालूम करें? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करें, तो इस लूप को हम एम्पेरियन लूप कहते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि गॉसियन सरफेस हमने इस्तेमाल किया है फॉर फाइंडिंग, फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर मेजरिंग, फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एम्पेरियन लूप जो है ये एनी शेप हो सकता है, एनी शेप का है, लेकिन फर्क इसमें क्या है कि ये क्या होगा, क्लोज होगा। समझ आई बात की। अब यहां पे जो मैंने म्यू का इस्तेमाल किया, म्यू, MEU, म्यू, म्यू क्या है, परमेबिलिटी है बेटा। क्या है, परमेबिलिटी। Permeability क्या है, a property of a material which affects the magnetic force is called permeability। सिंपल अल्फाज है। The property of a material which affect the magnetic field strength is called permeability, या म्यू से मैं डिनोट करता हूं। इस परमेबिलिटी के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, वो है 3। मतलब म्यू जो है हमने कैटेगराइज किया है म्यू एम, म्यू नॉट एंड म्यू आर। तो म्यू आर पर बराबर है म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, या म्यू एम को हम लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये आप लोग जानते हैं जिस तरह परमिटिविटी हमने पढ़ा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हमने पढ़ा है, अभी पढ़ लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मेरे ख्याल में ये आप लोगों को नजर नहीं आता। अच्छा, क्या भाग गया नजर, क्लियर है। तो ये क्या है, ये बन गया फॉर अ मटीरियल मीडियम एंड फॉर अ वैक्यूम। तो फॉर अ वैक्यूम म्यू नॉट किस चीज के बराबर है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7। 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 के बराबर होगा। टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इसका यूनिट होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इसका यूनिट होगा। ठीक है। अब यहां पे जो मैंने केस पढ़ा है d डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अगर हम कोई और तरीके से इसको हम पढ़े इस गाज, इस एम्पेयर लॉ को, तो उसकी तरफ फिर देखें, उसमें भी आप लोगों को समझ आ जाएंगे बेटा। देखें, गौर से सुने और गौर से देखें कि क्या होता है यहां पर। आपने तो ये पढ़ा है कि अभी भी पढ़ा कि म्यू नॉट डी डॉट डेल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम इनटू आई। अगर हम स्टेटमेंट करें, ये मेथड नंबर 2 होगा बेटा। अगर हम स्टेटमेंट कहें कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर करंट ज्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ये तो जाहिरी बात है कि यहाँ पे मैं एक कंसिडर करूँ, क्या एक वायर कंसिडर करूँ, एक कंडक्टर कंसिडर करूँ, और इसमें करंट फ्लो करे, क्या फ्लो करे, करंट फ्लो करे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है अराउंड दी व्हाट, अ वायर। अराउंड द वायर ये फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर करंट ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर यहाँ पे ये रेडियस मतलब सर्कट छोटा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम है, ये इसका विड्थ है बेटा यहाँ तक।
अगर मैं कहूं इसका विड्थ इतना है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, इतना है मैग्नेटिक फील्ड और भी कम है, इतना है मैग्नेटिक फील्ड और भी कम है। जितना ये ज्यादा जगह घेरता है फील्ड ज्यादा होता है। फील्ड आप लोग जानते हैं ना, फील्ड जब ज्यादा होता है तो किस वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, रेडियस आपके पास कम होगा। जितना रेडियस कम है, देखो जैसे जैसे ये फील्ड ज्यादा होगा तो ये कमजोर होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा, स्ट्रॉन्गर तो नहीं होगा ना। और जितना कम हो, इसका रेडियस कम हो तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इस तरह होगा। फील्ड तो ज्यादा है, इतना फील्ड ज्यादा है, इतना है, इतना है, इतना है। हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अब क्या होगा, अगर कम है, अट्रैक्शन कब होगा, जब इसको हम कंट्रैक्ट करते हैं। रिपल्शन कब होगा, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं बेटा, ठीक है। जब रेडियस कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो रिपल्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा। इन दोनों को आप क्या करें, कंबाइन करें तो आ जाएगा कि I डिवाइडेड बाई R, या हम लिखते हैं B इज इक्वल टू K कांस्टेंट, I डिवाइडेड बाई R, K कांस्टेंट है और बराबर है किस चीज के, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इसको लेके फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ये आपका मेन इक्वेशन आ गया फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, आप लोगों के एमसीक्यूज में आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली रिलेशन है करंट के साथ, तो फिर हम लगाते हैं B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2। इससे फर्दर 4 केसेस आप लोग बना दे, मैं एक बनाता हूं, I1 डिवाइडेड बाय I2 मल्टीप्लाई बाय B2, B2 मालूम करे, I1 मालूम करे, I2 मालूम करे, तो इससे जो है 4 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब जो इक्वेशन मैंने निकाला है B डॉट डेल L, तो ये 2 पाई R असल में लेंथ ऑफ द सर्कल है। क्या है, लेंथ ऑफ द सर्कल। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर L लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लगाए, वो B डॉट डेल L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू I। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है किस चीज का, एम्पेयर्स लगा, तो वो आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे R का यूनिट मालूम है आप लोगों का, I का मालूम है, B का मालूम है, लेकिन म्यू नॉट का मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि यूनिट ऑफ परमिबिलिटी, यूनिट ऑफ परमिबिलिटी, परमिबिलिटी का यूनिट क्या है, तो हम लिखते हैं B L डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू म्यू नॉट या म्यू, ठीक है। सो B क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इज इक्वल टू म्यू नॉट। अगर इसको हम इन टर्म ऑफ वेबर लिखे तो फिर क्या होगा, ये वेबर का वेबर में लिखे, सो वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये किस तरह आता है, ये आप लोग खुद लिखेंगे, खुद बनाएंगे कि ये वेबर पर एम्पेयर पर मीटर किस तरह आता है। ये आप लोगों को पता है कि टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वेबर, तो यहां पर मीटर है तो मीटर मीटर के साथ, सॉरी यहां पर देखो, चल मैं करवाता हूं। टेस्ला मीटर है डिवाइड बाय एम्पेयर, इसके साथ मीटर मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मीटर डिवाइड करो, तो इससे आएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पेयर इनटू मीटर। टेस्ला मीटर स्क्वायर किस चीज के बराबर है, वेबर के बराबर है, डिवाइड बाय एम्पेयर इनटू मीटर अपनी जगह पे आ गया। सो वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट है बेटा, ये इसका ऐसा यूनिट है, ये भी इसका ऐसा है, लेकिन हम इसको कहते हैं डिराइव यूनिट। अब इसका बेस यूनिट क्या होगा, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। इसका CGS यूनिट क्या होगा, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। इसका डायमेंशन क्या होगा, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। डायमेंशन, बेस यूनिट, CGS यूनिट, ये आप लोग अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने तरीका आप लोगों को समझाया है बेटा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एम्पेयर्स लाता। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ
एम्पेयर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ में क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, तो पहले इसको हम मिटा दें कि क्या हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन से पहले एक बात जहन में आ गया, वो ये है बेटा कि जो इक्वेशन अभी अभी हमने प्रूव किया है ये किस चीज के लिए है, फॉर अ वैक्यूम। ये जो मैंने लिख दिया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 बाई आर, ये वैक्यूम के लिए है। तो फिर फॉर अ मटीरियल मीडियम, फॉर अ मटीरियल मीडियम, ये इस बी का वैल्यू क्या होगा, इस बी का वैल्यू यहां पर बनेगा म्यू नॉट बी एम फॉर मटीरियल मीडियम, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू म्यू आर। तो हम लिखते हैं बी एम इज इक्वल टू बी वी मल्टीप्लाई बाय बी एम इज इक्वल टू बी वी। मेल स्ट्रॉन्गर है किस चीज से, बीवी से। लेकिन क्या ये बात सच है कि मेल स्ट्रॉन्गर होता है बीवी से कि नहीं? आजकल तो सब लोग बीवी से डरते हैं, पता नहीं आप लोग भी डरते हैं कि नहीं डरते? ठीक, सो बी एम इज ग्रेटर देन बीवी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वी का मतलब वैक्यूम। सो बी एम डिवाइडेड बाय बी वी इज इक्वल टू म्यू आर, या बी वी डिवाइडेड बाय बी एम, ये बराबर होगा 1 ओवर म्यू आर, या ये बराबर होगा बी एम ग्रेटर होगा बी वी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एम डिवाइडेड बाय बी वी ये ग्रेटर देन 1 होगा, और बी वी डिवाइडेड बाय बी एम ये क्या होगा, लेस देन 1 बनेगा। तो ये आपके बन गया केसेस, ठीक है, फॉर अ मटीरियल मीडियम। अब चलो बेटा जाते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ क्या है, तो इसको हम पढ़ते हैं थोड़े डिटेल के साथ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ बेटा। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ क्या है, इसमें नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये सोलेनोइड है क्या चीज, एक वायर को हमने वोल्ड किया है एक सॉलिड सिलेंडर पे, एक हेलिकल फॉर्म बन गया, एक स्प्रिंग टाइप बन गया, एक स्प्रिंग फॉर्म बन गया। उस वायर को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, सोलेनोइड है। ये क्या है, सोलेनोइड है बेटा। ये देखो ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड वायर है। जब इसमें हम करंट फ्लो करना स्टार्ट करें, पोटेंशियल दे रहे, तब क्या होगा, ये सोलेनोइड एक्टिंग करता है एज ए बार मैग्नेट। तो ये पॉइंट इसके साथ लिखो, व्हेन a current flow in a solenoid, then it behave like a bar magnet, it behave like a bar magnet। ये behave करता है एक बार मैग्नेट के, समझ आ रही बात की, एक बार मैग्नेट के बिहेव करता है। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस मैंने लिखी हुई है, चलो वो मैं देखता हूं कि है या नहीं है, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड
the solenoid magnetic field is stronger and uniform, स्ट्रॉन्गर भी होगा और यूनिफॉर्म भी होगा। आउटसाइड दी सोलिनाइड बी इज वीकर या नेग्लिजिबल, कितना होगा? वीकर होगा या वाइलाउ नेग्लिजिबल होगा। देन इनसाइड द सोलिनाइड में तो ज्यादा है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेटिक सोलिनाइड या करंट कैरिंग सोलिनाइड, ये क्या होगा? ये किस चीज के बराबर होगा? मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलिनाइड, ये बराबर होगा B is equal to mu naught N into L। म्यू नॉट N into L। N क्या है? ये नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ लाइन डेंसिटी है। अगर हम इस तरह कहें तो गलत नहीं होंगी। नंबर ऑफ लाइन डेंसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ लाइन डेंसिटी। ये स्मॉल n किस चीज के बराबर है? ये स्मॉल n बराबर है कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। n क्या शो करता है? नंबर ऑफ टर्न शो करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि नंबर ऑफ डेंसिटी मालूम करो, n मालूम करें, अगर लेंथ ऑफ द वायर फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न इसमें है 100, तो हम लिखते हैं इजीली n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाय L। सो 100 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 10। नंबर डेंसिटी क्या होगा? वो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये फॉर अ वैक्यूम है। अगर मीडियम के लिए हम रखे, फॉर एग्जांपल एक आयरन कोर मैंने रख दिया इनसाइड द सोलेनाइड, तो ये होगा म्यू नॉट म्यू आर NI, या हम लिखते हैं कि BM इज इक्वल टू BV इनटू म्यू आर, जो पहले इससे हमने किया है केसेस, वो केसेस में होगा। ठीक है, तो ये स्मॉल n क्या शो करता है? नंबर डेंसिटी शो करता है। और नंबर डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये नंबर डेंसिटी है। तो ये क्या है? ये सोलेनाइड बन गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो देखे। अगर एक कॉइल जो है, इफ इन अ कॉइल द करंट इज ए क्लॉकवाइज, अगर एक कॉइल में करंट क्लॉकवाइज हो, एक कॉइल में कंसीडर करता हूं, नंबर ऑफ टर्न नहीं लेता, जस्ट एक टर्न को कंसीडर करता हूं और एक कॉइल लेता हूं। स्पेशल केसेस फॉर एमसीक्यूज बेटा। इफ a current is clockwise in a coil, करंट क्या हो? क्लॉकवाइज है कॉइल में, तो it acts as a south pole, it acts as a south pole, साउथ पोल एक्टिंग करेगा। ये एक कॉइल कौन सा करेगा? ये साउथ पोल एक्टिंग करेगा बेटा। किस तरह? देखो, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइल है, यानी कि क्लॉकवाइज, यहां पे ये क्लॉकवाइज है, तो कौन सा पोल एज ए एक्टिंग करेगा? ये करेगा एस पोल, तो यहां पे क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। सपोज करें, समझ रहे बात की? और इसका उलट क्या होगा? इफ अ करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो in a coil, then it acts as a north pole, फिर ये एक्टिंग करता है नॉर्थ पोल। फॉर एग्जाम्पल एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब इसमें क्या होगा? नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा। और जब क्लॉकवाइज हो तो फिर नॉर्थ पोल जो है वो इज एक्टिंग करता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल नहीं, ये कॉइल इज एक्टिंग कर रहा है नॉर्थ पोल। आपने सुना होगा, पेपर में भी आते हैं, पास्ट पेपर में भी आए हैं कि दो पैरेलल वायर है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। हमें ये बताएं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दो वायर्स हैं, एक आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मैं ले लूं, फर्स्ट वन जो है वो क्या है? ये है, एक है ब्लू नजर आ रहा है आप लोगों को, और एक जो है वो ब्लैक नजर आ रहा है। तो दोनों डिफरेंट वायर मैंने इसलिए लिया है, इसका डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है? सेम है, सेम लेंथ का भी है। तो फिर क्या होगा? ये अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्शन शो करेगा। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कैसा? दो वायर्स हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनटू द पेज, ये आउट ऑफ द पेज, ये इनटू द पेज, ये आउट ऑफ द पेज। तो यहां पे ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। या हम कहते हैं यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर ये क्या होगा? यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल। तो ये तो उल्टा है ना, तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो साउथ साउथ आ गया तो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो सिंपली अल्फाज में हम कहते हैं कि करंट जो है, अगर लाइक करंट है तो अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक का मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी लाइक या एंटी पैरेलल हो या डिफरेंट हो तो फिर हम कहते हैं ये रिपल्शन करेगा। ठीक है, तो एक रिपल्शन और एक अट्रैक्शन। अगर आप लोगों से चार्जेस के बारे में कहे कि दो वायर्स है, दोनों में चार्जिंग का फ्लो जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो फिर ये क्या करेगा बेटा? ये रिपल्शन करेगा। क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। तो ये हो गया आप लोगों का क्या? एप्लीकेशन। फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन क्या था? वो था आप लोगों का सोलेनॉइड, और दूसरा एप्लीकेशन जो है वो है टोराइड। क्या है? टोराइड। टोराइड आप लोगों की बुक में नहीं है। टोराइड आप लोगों की बुक में नहीं है, लेकिन अक्सर एमसीक्यूज में आ सकते हैं। टोराइड इज द एग्जांपल ऑफ डैश डैश डैश। टोराइड, टोराइड क्या है? हेलिकल वायर है, स्प्रिंग टाइप वायर है, ठीक है, इन अ सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म में है, इसको हम टोराइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? एक वायर हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रेंथ क्या बनेगा बेटा, ये होगा वही म्यू नॉट n into I। लेकिन इसमें जो नंबर डेंसिटी है ये n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई L, ये बराबर होगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 पाई r, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, ये तो सर्कुलर फॉर्म में है, तो ये बराबर होगा किस चीज के, n इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r, स्मॉल r। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, टोराइड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैं जरा देखता हूं। अच्छा, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इन मूविंग चार्ज जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था लेकिन इनकम्प्लीट था, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।